भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के रूप में कुछ परिभाषा बताएंगे। देखिए, आपको ये बताया था कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, मतलब जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण में एक संबंध बताया था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये जो संबंध टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है, ये बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच में संबंध है। तो यहाँ से आपको बता दें, यदि अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में टाउ इज इक्वल टू आई हो जाएगा। तो देखिए, किसी पिंड में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात यही परिभाषा निकल के आती है कि किसी पिंड में एकांक कोणीय त्वरण, एकांक का मतलब एक है, तो किसी पिंड में एकांक कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इसके बाद आप सबको एक डेरिवेशन बता रहे हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो जब हम घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो जब माना कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, तो पिंड में उपस्थित समस्त कणों के कोणीय वेग तो समान होंगे, परंतु रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे। ऐसी स्थिति में विभिन्न कणों के द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, इसमें असंख्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, इसमें कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 सो ऑन है, घूर्णन अक्ष से संगत दूरियां r1, r2, r3 हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी कण की गतिज ऊर्जा k1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया था, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध v इक्वल टू आर ओमेगा। हमने आपको ऊपर बताया है कि हमने आपको साफ साफ कहा है कि इसमें कोणीय वेग तो समान होगा, अर्थात ओमेगा का मान तो समान होगा, परंतु रेखीय वेग का मान भिन्न भिन्न होगा। ऐसी स्थिति में k1 इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा हो जाएगा, अर्थात रेखीय वेग तो यहाँ पे भिन्न भिन्न होगा, परंतु कोणीय वेग समान होगा। तो यहाँ पे हम v1 इक्वल टू r1 ओमेगा रखेंगे, तो k1 इज इक्वल टू, देखिए क्या आ गया, 1/2 m1 r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k1 इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। ये जब हम ये k1 इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे k1 की वैल्यू आई है, वैसे k2 आ जाएगी, k3 आ जाएगी। कहाँ तक जाएगी, जितने कण ले जाएंगे उन्हीं कणों के। जैसे हमने कहा किसी पिंड में असंख्य सूक्ष्मतम कण हैं, तो सभी कणों के अलग अलग गतिज ऊर्जाएं होंगी। तो यहाँ से k1 इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 सो ऑन हो जाएगा, सबकी वैल्यू रख देंगे। तो k इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हमने क्या किया, k इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। आपको बता दें कि इसी सब चीज़, इसको हम कंबाइंड रूप में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m r स्क्वायर। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर सिग्मा m r स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम i की बात करते हैं तो i इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा m r स्क्वायर होता है, अर्थात यही जड़त्व आघूर्ण होता है। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया k इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये जो मान निकल के आता है, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान निकल के आता है। यदि हम इसी में यदि बात करें कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग की परिभाषा होती है कि किसी पिंड में उपस्थित समस्त कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग को कोणीय संवेग कहते हैं। यदि हम कोणीय संवेग की बात करते हैं, तो J इज इक्वल टू P इंटू आर, तो P इज इक्वल टू mv। देखिए P यहाँ पे क्या है, संवेग है, P की वैल्यू mv के बराबर होती है। तो J इज इक्वल टू P इंटू आर है, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv इंटू आर। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है J इज इक्वल टू mv इंटू आर, तो
यदि हम मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक किलोग्राम होता है और इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड और साथ में ऐसे m रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। यदि हम इसके विमा की बात करेंगे तो इसको फोरियल ब्रैकेट में m लिख देते हैं और इसको फोरियल ब्रैकेट में l स्क्वायर और ये t की पावर -1, मतलब ये ऊपर जाएगा तो m l स्क्वायर t -1, ऐसा निकल के आता है कोणीय संवेग। यदि हम कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध की बात करेंगे, इसका भी कुछ संबंध होता है। तो कोणीय संवेग के लिए यदि सूत्र की बात करेंगे तो माना कोई पिंड है जो अनंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, सभी पिंडों के अलग अलग द्रव्यमान है। देखिए इस चित्र हम बना के रख रहे हैं, तो छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है। तो हम मान के चलते हैं, माना किसी पिंड जिसके द्रव्यमान है m1, m2, m3 ऐसे करके दे रखे हैं और उसे संगत दूरियां दे रखी हैं, त्रिज्याएं दे रखी हैं r1, r2, r3 ऐसे दे रखा है। यदि हम m1 द्रव्यमान के लिए किसी कण पर कोणीय संवेग की बात करेंगे तो J1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 v1 r1। तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r1 ओमेगा और साथ में r1। तो J1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। इस तरीके से J2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से J3 भी आ जाएगा। यदि हम समस्त इस पूरे पिंड की बात करेंगे तो अलग अलग सूक्ष्मतम कणों के कोणीय संवेगों के योग के बराबर होगा। पूरे पिंड की बात करेंगे तो छोटे छोटे कणों से जो संवेग होगा, इन सब का योग जो होगा वो पूरे पिंड के योग के बराबर हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस सो ऑन, अर्थात J1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। J2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन। सारे कणों का अलग अलग का कोणीय संवेग हम नोट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉमन लेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, अनंत। जितने भी कण लेंगे उन सबके आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन सबको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख देंगे, सिग्मा m r स्क्वायर। तो J इज इक्वल टू ओमेगा सिग्मा m r स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आपको अभी बताया था कि I इज इक्वल टू सिग्मा m r स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह हम I लिख देंगे तो J इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये जो मान निकल के आता है, एक हिसाब से कोणीय संवेग के लिए सूत्र भी होता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच में जो संबंध की बात करते हैं वही संबंध आता है, J इज इक्वल टू I ओमेगा। आप सबको एक चीज़ और बता दें कि जब हम किसी पिंड की बात करते हैं, किसी कण की बात करते हैं, तो यदि हम पिंड की बात करेंगे तो उसमें असंख्य सूक्ष्मतम कण रहते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सूक्ष्मतम कणों को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे तो वह पिंड का रूप ले लेता है। तो जब पिंड की बात करेंगे तो समस्त छोटे छोटे कण, जैसे इसमें हमने ले लिया, मान लीजिए ये कण A है, ये कण B है, ये कण C है, ये कण D है, ये कण E है, ऐसे सूक्ष्मतम कणों और इससे संगत दूरियां मान लीजिए एक R1 है मान लीजिए, फिर ये R2 है, फिर ये R3 है, फिर ये R4 है और ये R5 है। सब समस्त दूरियों को देखते हैं। तो इन सबको ये पूरे पिंड की बात करेंगे तो पूरे पिंड में समस्त छोटे छोटे कणों का सबका एक साथ कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब सबको एक साथ, पहले सबका अलग अलग करने के बाद में सबको एक साथ जोड़ लेते हैं, वो उसका कोणीय संवेग के लिए सूत्र आ जाता है, अर्थात J इज इक्वल टू I ओमेगा, ऐसा आ जाता है। अब एक महत्वपूर्ण आ जाती है, कोणीय संवेग व बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है। देखिए अभी कुछ देर पहले हमने बताया था टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, अर्थात बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में एक संबंध था। तो देखिए जब हम अल्फा की बात करते हैं, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, उसकी परिभाषा क्या होती है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अर्थात जब हम रेखीय वेग की बात करते थे तो वहां बोलते थे विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं, और जब हम केवल त्वरण की बात करते थे तो वहां आ जाता था वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वैसे ही कोणीय वेग की बात करते थे तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू I
और यहाँ पे अल्फा की जगह हमने लिख दिया डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख सकते हैं और अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आई का, तो आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यदि हम आई ओमेगा की बात करें तो जैसा कि अभी देखा था कि एक चीज़ आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, ऊपर देखिए लिखा है कोणीय संवेग के लिए सूत्र, तो वहाँ J इज इक्वल टू आई ओमेगा आया है। अर्थात यदि हम कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच में संबंध की बात करेंगे तो वो संबंध होता है J इज इक्वल टू आई ओमेगा। यदि हम इसी का प्रयोग यहाँ पर कर दें, J यहाँ पे लिखा है आई ओमेगा 2 माइनस आई ओमेगा 1, अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, J2 बोल सकते हैं, माइनस J1 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू डेल्टा जे अपान डेल्टा टी। अर्थात इसको हम लोग एक चीज़ और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है, हम लोग ये कह सकते हैं। अर्थात यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यदि हम ए की बात करते हैं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, अर्थात विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और क्या कहते थे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते थे। तो यहाँ पे परिभाषा क्या निकल के आई है, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। यही हमने परिभाषा आपको बताई है कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद आ जाता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं क्योंकि कोई भी सिद्धांत होता है उसका कुछ ना कुछ अपना एक मोटो होता है, उसका एक अपना ध्येय होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो आपको जैसा बताया था कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं, या ये कह सकते हैं कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। यदि जे बराबर यदि टाउ बराबर 0 कर दिया, यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है बल आघूर्ण का मान 0 के बराबर कर देंगे तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा जे बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हम लोगों ने क्या किया, समाकलन कर देंगे। तो जैसा कि हम लोग पता है कि जब भी कभी भी डी अपॉन डी एक्स अचर पद करते हैं, अचर पद मतलब कोई भी 1 कर दिया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0। लेकिन जब भी हम कभी भी इसका समाकलन करते हैं, उल्टा करते हैं, ये आपको बता दें फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। लेकिन जब भी हम कभी भी अचर पद का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसका मान 0 के बराबर होता है। लेकिन जब कभी भी इसका समाकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म को मतलब उल्टा हो जाता है। यदि इसका अवकलन करेंगे अचर पद का तो वो 0 के बराबर होता है, और 0 का समाकलन करेंगे तो किसके बराबर होगा, अचर पद के। तो यहाँ पे डेल्टा जे बराबर 0 है तो जे इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यदि हम दोनों पक्षों में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जे ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर कोई बल आघूर्ण आरोपित ना हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। यदि किसी पिंड का कोई बल आघूर्ण आरोपित ना हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है। ये जो सिद्धांत निकल के आता है, ये सिद्धांत होता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। फिर से देख लीजिए कि टाउ इज इक्वल टू, ये बताया था ना कोणीय संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो हमने टाउ इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी लिख दिया। यदि बल आघूर्ण का मान 0 के बराबर कर देंगे तो 0 बराबर डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा जे बराबर 0 हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो जे बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। दोनों पक्षों में ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर कोई बल आघूर्ण आरोपित ना हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है।
आज की क्लास में इतना ही।